हाँ भाई नमस्ते। कक्षा 12 भूगोल विषय 19वां चैप्टर जो है हमारा चल रहा है और इसके अंदर आज हमने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग हमारे बाकी है ना, उसको पढ़ना है, उसको हम शुरू करेंगे। इंजीनियरिंग उद्योग जो है किसी भी देश के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी प्रकार के उद्योगों को हम स्थापित करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर बनाने से लेके उसकी बिल्डिंग जो बनाते हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग का काम आता है। उसमें जो हम मशीनरी वगैरह संचालित करते हैं उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम में आती है। और उसमें जो हम शक्ति के साधन यूज़ वगैरह कराते हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और विभिन्न तरह के उसके अंदर जो कुछ हम चीज़ें संचालित करते हैं उसमें छोटे से छोटी चीज़ से बनाने से लेके और विशालकाय मशीन के निर्माण तक सब चीज़ों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है, तकनीकी शिक्षण की आवश्यकता होती है ना। इंजीनियरिंग हिंदी में समझ लीजिए। विश्व के सभी विकसित राष्ट्र जो हैं इनकी प्रगति के लिए वहाँ का इंजीनियरिंग उद्योग रहस्यमय रूप से मददगार होता है। किसी भी जो देश है जो विकसित श्रेणी में पहुँच गया उसके विकसित होने के पीछे अगर हम कारण देखें तो उसका जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो से हमें दिखता तो नहीं है कि इसके पास में ये जो है सहायक है, लेकिन रहस्यमय तरीके से, छिपे हुए तरीके से इंजीनियरिंग उद्योग जो है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्वानों के अनुसार बिना इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के मशीन का एक पहिया भी नहीं चल सकता। ठीक है, मशीन जो है इसमें कहीं ना कहीं वो संचालन करती है ना, तो वो उसका जो घूर्णन करना है या उसकी जो संचालन की किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो बिना इंजीनियरिंग उद्योग के संचालित नहीं हो सकती। मतलब जिस प्रकार हम उद्योग को पढ़ते हैं तो जिस प्रकार लौह इस्पात उद्योग जो है किसी भी उद्योग के लिए दूरी है, उसी प्रकार उन दूरियों को संचालित करने के लिए, उन्हें गतिशील करने के लिए इंजीनियरिंग उद्योग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के उद्योग के तहत अनेक प्रकार की मिश्रित धातुओं, पूंजीगत माल, विविध मशीनरी, मशीन औजार आदि निर्मित किए जाते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है यहाँ से इंजीनियरिंग उद्योग हेतु आवश्यक कारक। ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए प्रश्न पूछा भी जा सकता है, आवश्यक कारक भी पूछे जा सकते हैं और उसकी समस्याएं भी पूछी जा सकती है ना, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो इसके लिए आवश्यक कारक जो है सबसे पहले तो इसके अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जो इसका कच्चा माल होता है ना, वो कच्चा माल होता है लोहा, जो होता है ना लौह इस्पात, उस इस्पात की चादरों से निर्मित होता है इसका कच्चा माल, है ना। तो जहाँ पे पहले लोहा अयस्क होगा या लोहा अयस्क होगा वहाँ पे लोहा इस्पात बनाया जाएगा और उस इस्पात से निर्मित चादरों से इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। मशीनों के संचालन के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, बड़ा क्षेत्र हमें चाहिए, तो इसके लिए पूंजी जो है, कैपिटल जो हम लगाते हैं इसमें, उसकी अधिक आवश्यकता होती है। परिवहन की सुविधा होनी चाहिए ताकि जो कुछ मशीनरी तैयार हो रही है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सके, या तैयार जो माल हो रहा है यहाँ पे उस तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके बाद सस्ती बिजली, क्योंकि जितनी भी मशीनरी है वो किसी न किसी रूप में शक्ति के साधनों से संचालित होगी, तो बिजली की आवश्यकता ज़्यादा होती है, विद्युत की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए बिजली या विद्युत जो है सस्ती दरों के ऊपर उपलब्ध होनी चाहिए और नियमित उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, कभी लाइट आ रही है कभी चली गई, तो वैसे नहीं, निश्चित जो है परमानेंट यहाँ पे बिजली रहनी चाहिए। श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वैसे तो अब तो मशीनरी उद्योग में ज़्यादातर रोबोटिक्स का प्रयोग होने लग गया, लेकिन फिर भी श्रमिक जो है वो सस्ते दाम के अंदर होने चाहिए। और पूरा इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो तकनीकी ज्ञान के ऊपर और अनुभव के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए तकनीकी ज्ञान तो होना आवश्यक है ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग की समस्याएं क्या है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। कच्चे माल का अभाव होता है। कल पुर्जों के निर्माण में आवश्यक स्टील देश में कम बनता है, इसलिए आयात करना पड़ता है ना। लोह इस्पात तो हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन जो लोह इस्पात है उसका अधिकांश उपयोग हम घरेलू उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जो स्टील या इस्पात की आवश्यकता होती है तो हमारे यहाँ पे कम होता है, इसलिए हमें आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है पूंजी का अभाव।
इस उद्योग के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कारखाने सरकारी क्षेत्र में ही लगाए जाते हैं। निजी व्यक्तियों के द्वारा इनका संचालन नहीं होता है, सरकार के द्वारा स्थापित जो कंपनियां हैं वो ही इन प्रकार के उद्योग लगाती है। नेक्स्ट जो है वो है अधिक कर भार। टैक्स जो है इसके ऊपर ज़्यादा होता है, 18% और 28% टैक्स रेशियो के अंदर इंजीनियरिंग उद्योग आता है। उद्योग के उत्पादन पर अधिक कर लगा होने से निर्यात में कठिनाई आती है। पहले तो इसके उत्पादन में देश को टैक्स देना पड़ेगा इसकी बिक्री के लिए, लेकिन जब ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, एक देश से दूसरे देश में जाएगा या इसका हम विदेशों में निर्यात करेंगे तो वहाँ और इसका जो कर है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए निजी क्षेत्र में इसको नहीं लगाया जाता। अन्य समस्याएं विदेशी प्रतिस्पर्धा है। विदेशों के अन्य देशों के अंदर जो माल तैयार हो रहा है उसकी गुणवत्ता के आधार पर माल तैयार करना। उत्पादन क्षमता पूर्ण उपयोग में होना। जितना उत्पादन क्षमता है, कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में, पूंजी की मात्रा नहीं है, तकनीकी आवश्यक जो है वो कम है, इसलिए जितनी उसकी उत्पादन क्षमता उससे कम उत्पादन हो रहा है, और जितना उत्पादन हो रहा है उसका पूरे का उपयोग भी नहीं हो रहा है। ये भी इसकी सबसे बड़ी समस्या है। गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव है। नियमित रूप से उसी प्रकार की उस क्वालिटी की वस्तुएं देना, उपलब्ध कराना भी जो इसके अंदर मुश्किल होता है, इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव भी इंजीनियरिंग उद्योग की समस्या है। इस प्रकार से 6 इसकी समस्याएं हो गई। कच्चे माल का अभाव, पूंजी का अभाव, अधिक कर भार, विदेशी स्पर्धा, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव। प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है फिर आता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। जब हम इसको पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग उद्योग की समस्याओं को, इन समस्याओं को दूर करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है मोदी जी के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 25 दिसंबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था? सितंबर है क्या? सितंबर का लेना इसको। 25 सितंबर 2014 को लाया गया। देश का औद्योगिक विकास हो, इसलिए विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से जो लोग हैं या वहाँ पे जो अधिक पूंजीपति हैं या पूंजीपति जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर आके निवेश करें। निवेश होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और रोजगार बढ़ने के साथ ही देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना भी जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये इसका लोगो है मेक इन इंडिया का, कई बार देखा होगा आपने मोदी जी के साथ भी। इसके तहत ये जो है इसका क्या उद्देश्य है? इसके तहत घरेलू कंपनियों की पहचान कर उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी है ना, ऐसी कंपनियां जो केवल उत्पादन कर रही है और उनका उपभोग केवल घरेलू उपयोग में हो रहा है, उनका चयन करना मेक इन इंडिया के तहत और उनको विश्व के स्तर पर लाना, ताकि विश्व के अन्य देशों में भी उसका जो तैयार माल है वहाँ पे पहुँच सके। इसका संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा एक विभाग बनाया गया है। पूछा जा सकता है मेक इन इंडिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक निवेश भारत का गठन किया जाना है। निवेश भारत का, कि भारत में कोई भी आके निवेश कर सकता है अगर वो यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है तब। जो विदेशी निवेशकों को नियामक व नीति संबंधी जानकारी देता है कि हमारे यहाँ पे अगर आप निवेश कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपकी वस्तुएं जो है हम उसका निर्यात वगैरह करेंगे, नियामक उपभोग करेंगे, उन सबका जो है लेखा जोखा या उससे संबंधित जितनी बातें हैं वो ये विभाग जो है वो इन्हें पहुंचाता है। कौन सा विभाग? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। नेक्स्ट हम देखें भारी इंजीनियरिंग उद्योग। भारी इंजीनियरिंग उद्योग को हम देखते हैं तो देश में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HECL के द्वारा 1957 में रांची जो झारखंड में है, यहाँ पे रूस और चेकोस्लोवाकिया जो देश है इनके सहयोग से किया जाता है। वर्तमान में तो चेकोस्लोवाकिया जो है ये अलग अलग हो गए हैं। चेको तो जो है गणराज्य हो गया और स्लोवाकिया जो है एक प्रकार से एक रूस का देश है। 2 भागों के अंदर इसका विभाजन हो गया है। और ये हम देख सकते हैं HCL है ना, तो स्टील का निर्माण भी करता है, कई सारी चीज़ें जो ये बनाता है। रेलवे वगैरह के संदर्भ में भी ये पावर जो एनर्जी वगैरह है सोलर का वो भी ये देखता है। डिफेंस के लिए भी जो देखो इसके अंदर दिखाया गया है ना रॉकेट वगैरह, तो डिफेंस में जितनी चीज़ें हमारे काम में आती है सुरक्षा में सेना से संबंधित उन सबका निर्माण वगैरह भी यही करता है।
इसको हम और देख सकते हैं। HCL के कौन कौन से कार्य हैं? ओके, बिजली उत्पन्न कराना, रक्षा सेना से संबंधित, खनन वगैरह करना सारा कार्य, स्टील का निर्माण करना, रेलवे का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, ये सारा कुछ, या जितनी हम मिसाइलें वगैरह या अंतरिक्ष के अंदर भेजते हैं हमारे यान वगैरह, तो वो सब चीज़ें जो है ये भी HCL के द्वारा ही निर्मित होती है। कृषि कार्य से संबंधित कार्य भी करता है ये। इस प्रकार हम इसको और देख सकते हैं। माइनिंग करना, खनन वगैरह का कार्य, स्टील का, ठीक है, न्यूक्लियर वगैरह का जो हम करते हैं वो, स्पेस के अंदर जितने भी हमारे ग्रह उपग्रह छोड़े जाते हैं, डिफेंस सेना का और रेलवे का, ये सारे काम जो हैं HCL के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा अर्थात निर्माण उद्योग। किसी भी चीज को हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका, जैसे विद्यालय बनाना है हमें, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, फिर बाकी सब सुविधाएं जो बाकी होती है। उसी प्रकार निर्माण उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके अंतर्गत इस्पात संयंत्र के ढांचे, रेल के पुल एवं हाइड्रोलिक गेट शामिल होते हैं। इस्पात संयंत्र के ढांचे, जहां हमें लोह इस्पात उद्योग लगाता है तो उस इंडस्ट्री को बनाने के जो ढांचे हैं वो तैयार किए जाते हैं। रेल के पुल, रेलवे के जितने भी पुल लोहे वगैरह से बने हुए होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के काम में आते हैं, उन सब का। हाइड्रोलिक गेट, बांध वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे सारा कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम कंट्रोल होता है ना, कितना गेट खोलना है, कितनी ऊंचाई पे खोलना है वगैरह सब कुछ, है ना। तो वो सब कुछ का नियंत्रण जो है ये इसी के द्वारा या इसके द्वारा ही किया जाता है। इसके अंतर्गत लगभग 250 कारखाने हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 6 लाख टन है। 1965 में नैनो इलाहाबाद में, तुंगभद्रा कर्नाटक में, एक जगह आपको उसमें 1700 कुछ सन दे रखा है ना, 1747 करके, है ना, वो गलत है। उसका ठीक क्या होगा वो देख के बता देंगे आपको। तुंगभद्रा कर्नाटक में है। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है। LNT के नाम से हम इसको जानते हैं। LNT मशीनें भी है। अगर आप इधर नौकड़ के आगे कर जाते हैं, बिशनपुर से जयपुर के लिए जाते हैं, LNT रोड भी बना हुआ है, तो वो लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है ना। नरोडा अहमदाबाद में, और ये ड्रिल से बनाया जाता है। खनन भी जो चीज़ें काम में आती है ना, JCB वगैरह वो सब कुछ, या बड़ी जो मशीनें होती हैं LNT वाली, तो वो जो सारा इनका जो काम है माइंस वगैरह में, ड्रिल का जो उपयोग में जो चीज़ें आती है, उन सब का निर्माण जो है इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है औद्योगिक मशीन। उद्योगों के अंदर किसी भी प्रकार की मशीन जो अगर यूज में आती है ना, जैसे कपड़ा उद्योग ही है, अगर वहाँ पे सिलाई मशीन भी है, तो वो मशीन भी जो है औद्योगिक मशीनरी के अंदर सम्मिलित होती है। इसी के साथ ही भारत में कागज, सीमेंट, रसायन, चाय, सूती वस्त्र, कोयला, खनन आदि प्रमुख उद्योगों के लिए अनेक प्रकार की मशीनरी बनाई जाती है। चाय जो होती है, इसकी पत्तियां हैं, उनको तोड़ लिया जाता है। फिर उन पत्तियों को तोड़ने के बाद जो है उनको, जैसे तवे पे रोटी सेकते हैं ना, ऐसे एक लंबा कुछ जाली नुमा होता है, उसके नीचे उसको गर्म किया जाता है ना। इसके बाद इसका जो कलर है वो ग्रे होता है। खनन वगैरह के अंदर भी मशीनों की आवश्यकता होती है। कागज का निर्माण करते हैं तो लकड़ी के गट्ठे जो होते हैं उनको गालने में और उनसे एक पतली लेयर के रूप में उनको निकालने में। सीमेंट उत्पादन के अंदर भी जो कोयला या उनको होता है इसको पीसने के लिए, फिर उसको गर्म करने के लिए। रसायन, जितने भी हमारे रसायन बनते हैं उनके लिए। कपड़ा उद्योग के अंदर मशीनों की आवश्यकता होती है। तो इन सब के अंदर जो है मशीनें आवश्यक होती है। और भारत औद्योगिक मशीनों के निर्माण में आत्मनिर्भर है। जितने भी उद्योगों के अंदर काम में आने वाली मशीनें हैं, उनका निर्माण जो है भारत में होता है। लेकिन कई बार जो है हमें अफ्रीका वगैरह जो कुछ देश हैं वहाँ से हम, जापान से आयात भी कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्त्र उद्योग मशीनरी। वस्त्र उद्योग के अंदर कौन कौन सी मशीनें जो है वो काम में आती है। तो वस्त्र उद्योग की मशीनरी बनाने वाली जो इकाइयाँ हैं, इसके अंदर रिंग फ्रेम, है ना, कपड़े को रोल घुमाने के लिए, फ्लाई फ्रेम, स्पीड फैन, ब्लीचिंग प्लांट आदि जो है बनाया जाता है। कपड़ा जो होता है इसकी बुनाई के लिए, फिर उसके अंदर उसको कलर करने के लिए, उसके ऊपर जो छपाई वगैरह होती है, इसके अंदर मशीनों की आवश्यकता होती है। तो ये सब जो है वस्त्र उद्योग मशीनरी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद है मशीनी उपकरण। मशीनी टूल्स जो है वो लोह इस्पात की चादरों से बने मशीनी उपकरणों को कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से भी कि मशीनी उपकरण क्या है, ठीक है। तो मशीनी उपकरण जो है
टूल, ये यहाँ से इसकी परिभाषा है, लो इस्पात की चादरों से निर्मित, ठीक है, लो इस्पात की चादरों से बने मशीन जो उपकरण होते हैं उनको मशीनी उपकरण के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना HMT के नाम से जानते हो, HMT नाम सुना होगा आपने, अभी दिखाएंगे आपको चित्र कुछ। 1953 में बेंगलुरु में चेकोस्लोवाकिया, आपकी बुक के अंदर क्या दिया, स्विट्जरलैंड दिया हुआ है, लेकिन स्विट्जरलैंड गलत है। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1953 के अंदर इसकी स्थापना होती है कंपनी की। इसकी 9 इकाइयाँ स्थापित है, ठीक है, भारत में इसकी 9 इकाइयाँ हैं और इसकी जो 5 प्रमुख इकाइयाँ हैं उसमें से एक बेंगलोर, दूसरी पिंजौर जो हरियाणा में है, थर्ड जो है कमालसेरी कर्नाटक में, फोर्थ हैदराबाद और फिफ्थ जो है श्रीनगर है। इस प्रकार इसकी 5 महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। प्रमुख कार्य घड़ी और ट्रैक्टर बनाने का, इसके अलावा अन्य मशीनरी भी ये बनाता है, लेकिन मुख्य जो इसका कार्य है वो घड़ियाँ और ट्रैक्टर बनाना है। देखो मतलब वीडियो मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आज का, उस पर देख लेंगे। तो ये मशीनी उपकरण जो है हमारा पूरा हुआ। ये HMT कंपनी के द्वारा कुछ वॉचेज हैं वो बनाई जाती है, और ट्रैक्टर आपने नाम सुना होगा HMT ट्रैक्टर का, इसका निर्माण भी जो है HMT कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देश में विद्युत उपकरणों के निर्माण हेतु 1964 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की जाती है, सरकार के सहयोग से की जाती है। सार्वजनिक का मतलब हुआ सरकार के सहयोग से की जाती है। BHEL दे रखा होगा ना इसका नाम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है ना, BHEL। तो इसकी स्थापना जो है 1964 में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है BHEL की स्थापना कब हुई, तो 1964 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। यह संयंत्र भोपाल, हैदराबाद, हरिद्वार, रानीपेट, बेंगलोर और जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। जो बेंगलोर है से सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है भारत में। तो इसके बाद हमारे क्या बच गया, साइकिल उद्योग बच गया और एक मोटर और जालियात निर्माण, तो हम इसको कर दो, हम इनको जो है नेक्स्ट में देखेंगे।